नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में, हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और कंबोडिया के बीच अंकोर वाट मंदिर के संरक्षण और पर्यटन बढ़ाने समेत 4 समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 500 करोड़ रुपए की परियोजना विकास कोष की स्थापना का फैसला। भारत आसियान मैत्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान देशों के 27 अखबारों में छपा लेख। होड़ और दावों से अलग बताया रिश्ता, साझा मूल्य समान नियति विषय पर 10 भाषाओं में हुआ लेख का अनुवाद। अटल पेंशन योजना की आम जनता तक बढ़ेगी पहुंच। 10 वित्त बैंक और 11 पेमेंट बैंक भी बना सकेंगे योजना के ग्राहक। वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। कहा, अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं। मुक्त व्यापार का किया समर्थन, लेकिन निष्पक्षता को बताया जरूरी। तेज आर्थिक विकास दर के लिए की भारत की तारीफ। और जोहान्सबर्ग की उछाल भरी पिच पर दक्षिण अफ्रीका को भारत ने दिया 241 रनों का लक्ष्य। मैच के चौथे दिन 1 विकेट पर 17 रन से आगे खेलेगा दक्षिण अफ्रीका। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल का थाईलैंड की इंतनान से मुकाबला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के साथ पर्यटन संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंकोर वाट मंदिर दोनों देशों की साझा विरासत है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 500 करोड़ रुपए की परियोजना विकास कोष की स्थापना करने का ऐलान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन का औपचारिक स्वागत किया गया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री का आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मिलने का कार्यक्रम है। 10 साल में कंबोडिया के प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाले बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे मूल्य और संस्कृति मिलती जुलती हैं। इसलिए हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में एक स्वाभाविक सिनर्जी हो सकती है। कंबोडिया की लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कंबोडिया में भारतीय निवेश के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। खासतौर पर स्वास्थ्य, औषधि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि, ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे, टेक्सटाइल, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी और भारत से और भी अधिक निवेशक तथा व्यापारी कंबोडिया में लाभप्रद उपस्थिति बना सकेंगे। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट कोऑपरेशन भारत कंबोडिया के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंबोडिया के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर भारत की प्रतिबद्धता हमेशा ही रही है और आगे भी रहेगी। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हम उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। संख्या भले ही कम हो, लेकिन अपने आप में काफी अहम है ये समझौते।
हाँ, निश्चित तौर पे प्रीति, ये संख्या के लिहाज से उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि कंबोडिया के साथ जो हमारे संबंध है उन संबंधों का धरातल मजबूत हो सके। तो जैसा आपने देखा कि लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, क्रिमिनल मामले में सहयोग के लिए, ये जो 3 बहुत ही अहम ऐसे समझौते हैं और उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज का, तो ये 2 देशों के बीच के जो संबंध है उसको बुनियाद प्रदान करने वाले होते हैं, ताकि जो एक संशय का जो गुंजाइश है, संशय की गुंजाइश नहीं रहे। क्योंकि देखिए प्रीति, कंबोडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 7% के करीब उसका भी विकास दर है, हमारा 7.5% के दर की करीब विकास दर है। तो उस हिसाब से कंबोडिया को भी विकास की जरूरतें हैं और उसने अभी तक जो उसको सहयोग, ज्यादा बड़ा सहयोग क्योंकि चीन के नजदीक है तो चीन से उसको मिलता रहा है, तो कंबोडिया के अंदर भी यह संशय पैदा हो रहा है कि अगर इसी तरीके से एक तरफा बना रहा तो हो सकता है उनकी अपनी जो अंदरूनी राजनीतिक जो स्थिति है, संप्रभुता है, उस पर आंच ना आए। इसलिए कंबोडिया चाहता है कि अन्य देशों के साथ भी जुड़े। तो एक तरफ जहां वो आसियान के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बनाया है, दूसरी तरफ भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ भी वो संबंध बनाना चाहते हैं, ताकि जब पिछले दिनों जब एक समय खमेर रूज का राज था, उस समय जो लोकतंत्र का पूरी तरह क्षरण हुआ था, उस समय भारत ने सबसे ज्यादा कंबोडिया का साथ दिया था, कंबोडिया के लोगों के साथ भारत खड़ा हुआ था, संबंध हमारे खत्म किए थे। और उसके बाद जब वो शासन खत्म हुआ तो भारत ने सबसे पहले कंबोडिया को सहयोग किया। तो वो स्मृतियां अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री के अंदर शेष है और उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख भी किया है इसलिए इस बात का। तो यह जो एक धरातल, यह जो एक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक सहयोग का धरातल है, वह धरातल हमें काफी मजबूती देता है और इसी धरातल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंबोडिया को एक ऐसा विश्वास प्रदान किया जाए ताकि उसको यह न लगे कि उसकी आत्मनिर्भरता पर कोई खतरा हो या एक देश के माध्यम से उसके अंदर जो राजनीतिक हलचल है उस राजनीतिक हलचलों पर कब्जा करने का एक खतरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं कंबोडिया और भारत के बीच और अभी भी कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो और आशा भरी नजरों से देख रहे हैं भारत की तरफ। उनकी आज भारत में निवेशकों से भी मुलाकात होगी और जिस तरह से अभी संबोधन भी दिया प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भारत के लोग कंबोडिया में करें, इस तरह की आशा लेकर भी वो यहाँ आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से भी द्विपक्षीय बातचीत की। बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान में सहयोग के अलावा व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। They talked about the excellent cooperation in trade and investment and of the participation of Malaysian companies in implementing a lot of road projects in different states of India. And they talked about further cooperation in railways and infrastructure, about enhancing law enforcement agencies, again, countering terrorism and countering radicalization, existing very good defense cooperation with Malaysia. And they talked about undertaking enhancing this, particularly in the light of the fact that both our countries, India and Malaysia, do have common defense platforms where we can work together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा दिल्ली में लाओ पीआरडी के प्रधानमंत्री थोंगले सिसोलिथ के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। Our Prime Minister invited a business delegation from Lao PDR to undertake road shows in major cities to attract Indian investments in Laos. And here there is a project development fund which has been announced, which in fact is intended to encourage Indian investors and businessmen to invest in the CLMV countries, and we hope that this particular roadshow will give a boost. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत साझा मूल्य समान नियति के शीर्षक से प्रकाशित लेख में आसियान भारत साझेदारी के बारे में दृष्टिकोण साझा किया है। ये लेख आसियान के सदस्य देशों के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संपादकीय पन्ने पर प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री का ये लेख 10 आसियान देशों के 27 अखबारों में प्रकाशित हुआ है। लेख का आसियान के 10 देशों में 10 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा है कि ये उस उल्लेखनीय यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है
जिसने भारत और आसियान को अपने 1.9 अरब देशवासियों यानी दुनिया की लगभग 1/4 आबादी के लिए अत्यंत अहम वादों से भरी आपसी साझेदारी के एक सूत्र में बांध दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा उगते सूर्य और प्रकाश के अवसरों के लिए पूर्व की ओर देखा है। अब पहले की तरह ही पूर्व या हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के भविष्य और साझे भाग्य के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 दशक से भी ज्यादा समय से पहले भारत ने व्यापक बदलावों के साथ दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और विगत सदियों के दौरान विकसित सहज रुझान से प्रेरित होकर वो स्वाभाविक रूप से पूरब की ओर उन्मुख हो गया। इस तरह पूरब के साथ भारत के एकीकरण की एक नई यात्रा शुरू हुई। आसियान देशों ने पहली बार चीन के विस्तारवादी रवैये और आतंकवाद को समर्थन की पाकिस्तानी नीति के खिलाफ आम राय से प्रस्ताव स्वीकार किया है। इन दोनों देशों का नाम लिए बिना आसियान देशों ने भारत के साथ मिलकर सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत आसियान मैत्री शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर यह दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। भारत आसियान रिश्तों की रजत जयंती पर गुरुवार को हुए सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें पाकिस्तान से चल रहे सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने पर भारत की चिंताओं को जगह दी गई है। इसमें आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सहयोग बढ़ाने की भी बात है। The need for working collectively in combating the menace of terrorism, also of working collectively in countering radicalization. Here, in specific discussions that our Prime Minister had with the Prime Minister of Malaysia and Indonesia, they both shared their own experience and the legislation that they have introduced. आसियान देशों ने भारत के साथ दक्षिण चीन सागर में चीन की नीतियों की आलोचना की। घोषणा पत्र में कहा गया कि मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत सुलझाया जाए। Maritime cooperation was another one, specifically relating to handling both traditional and non-traditional security challenges, including humanitarian disaster relief, security cooperation, and freedom of navigation were the key areas that were identified for maritime cooperation. भारत और आसियान ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक बना सकते हैं। व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आसियान भारत व्यापार निवेश केंद्र की स्थापना का फैसला भी हुआ। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस पर कल आसियान देशों के साथ भारत की 25 साल की साझेदारी का जश्न दिखा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। झांकियों में आसियान देशों के साथ भारत के जुड़ाव की झलक दिखी। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आसियान के बीच संबंधों का नया अध्याय लिखा गया। आकाश की ओर पहली बार सभी 10 आसियान देशों के नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनमें म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनेई और थाईलैंड की सरकारों के प्रमुख शामिल हैं। ये सभी नेता जयपुरी चुन्नी के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर इन नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री रोड्रिगो रोआ दुतर्ते to be the signature of the parade for some time. The first contingent going past the saluting base, bearing the ASEAN and 10 ASEAN countries' flags. And the flags are being carried by a contingent of Rajputana Rifles. परेड की शुरुआत में ही भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स के जवानों के दस्ते ने सभी 10 आसियान देशों के ध्वज के साथ मार्च किया। And right behind them, marching smartly, the Indian Army band drawn from 39 Gurkha Training Center and 1 EME center led by Subedar Ram Krishna Damai and Naib Subedar M. Chandradat. राजपथ पर आसियान देशों के साथ भारत के रिश्तों की बानगी देखने को मिली। आसियान और भारत के रिश्तों को दर्शाती झांकी पेश की गई। Religion is one of the strongest linkages between India and the Southeast Asia.
विदेश मंत्रालय की 2 झांकियों में आगे की ओर महाबोधि मंदिर और बौद्ध वृक्ष दिखाया गया। साथ ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की झलक और रामायण का रूपांतरण भी प्रदर्शित किया गया। दिल्ली के माउंट आबू पब्लिक स्कूल के 150 छात्र छात्राओं ने आसियान के 10 देशों की वेशभूषा और संस्कृति की झलक के साथ भारत आसियान की 25 साल की साझेदारी का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति भवन में कल गणतंत्र दिवस की परेड के बाद शाम को एट होम का आयोजन किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व मंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। आसियान देशों के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से भी कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा और सत्र का दूसरा हिस्सा 5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। सरकार ने छोटे वित्त और पेमेंट बैंकों को अटल पेंशन योजना जारी करने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि 10 वित्त बैंकों और 11 पेमेंट बैंकों को रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए दौर के ये बैंक अटल पेंशन योजना के जरिए आम जनता तक पहुंच बनाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के नौशेरा और राजौरी सेक्टर में गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। गोलीबारी में जख्मी एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत की तरफ से इस गोलीबारी का माकूल जवाब दिया गया। स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत कश्मीर से दिल्ली आए छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित और रोमांचित हैं। 8 दिनों की मैत्री यात्रा पूरी करने के बाद इन बच्चों का नजरिया पूरी तरह से बदला हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जल्द ही दिल्ली के 500 बच्चों के साथ वो कश्मीर जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित सीट के कोटे को 2 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के करीब 550 छात्र छात्राएं 8 दिनों की मैत्री यात्रा के दौरान दिल्ली के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गए। 18 से 26 जनवरी के दौरान वो दिल्ली के स्कूलों में गए, जहां एक ही कक्षा में साथ बैठकर पढ़ाई की और कई जगहों पर घूमा फिरा। दिल्ली और देश को लेकर अब उनका नजरिया पूरी तरह बदला हुआ है। बहुत अच्छा लगा और हम घर जाए। बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें, और हमारे फ्रेंड्स भी बने बहुत अच्छे हैं। दिल्ली सच में दिल वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने नहीं कर रहा है। जो स्कूल टीचर्स है बहुत फ्रेंडली नेचर है उनका, फ्रेंडली बात करते हैं स्टूडेंट के साथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो उन्होंने बोला कि हमें उधर भी ऐसी फैसिलिटी चाहिए जैसे दिल्ली में है। उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि इधर इतनी सुविधा है कि जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कश्मीर के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए स्कूली छात्रों और शिक्षा को सबसे बेहतरीन जरिया माना। इसके तहत पहली बार स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और आज ही मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के और यहाँ के छात्र अब कश्मीर आएंगे जब बर्फ पिघलेगा और थोड़ा हवा मौसम ठीक होगा तो हम आएंगे, और मैं 500 बच्चों को वहां लेकर आऊंगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 50-60 वर्षों के अंदर जो काम पुलिस नहीं कर पाई, जो मिलिट्री नहीं कर पाई, ये हमारे बच्चे कर पाएंगे। I think you have literally transformed the message of Honorable Prime Minister which he made on the 15th of August from the podium of
Redford that Kashmiris need to be given a hug, and you have given them a real hug. कश्मीर के ये स्कूली छात्र छात्राएं 9वीं और 11वीं कक्षा के हैं। इनमें से कई दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं। इस स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत आने वाले दिनों में करीब 10,000 कश्मीरी बच्चे देश के अलग अलग राज्यों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मैत्री यात्रा में हिस्सा लेंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुसाफिरों से भरी बस के नदी में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसा रात 11:45 पर हुआ। हादसे की वजह ड्राइवर के हाथ से नियंत्रण छूट जाना बताया जा रहा है। बस पुणे की ओर जा रही थी। कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके लिए अमेरिका सबसे पहले है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अमेरिका अकेला है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार के लिए दोनों ओर से निष्पक्षता जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। बैठक के इतर एक भोज में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के तेज आर्थिक विकास की तारीफ की। As President of the United States, I will always put America first, just like the leaders of other countries should put their country first also. But America first does not mean America alone. When the United States grows, so does the world. American prosperity has created countless jobs all around the globe, and the drive for excellence, creativity, and innovation in the U.S. has led to important discoveries that help people everywhere live more prosperous and far healthier lives. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुशल श्रमिकों को वीजा दिए जाने के लिए अब तक प्रचलित लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद के सामने रखा है। ट्रंप के इस कदम से उन हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को भी फायदा होगा जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अभी डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिका में हर साल 50,000 लोगों को वीजा दिया जाता है और इन 50,000 लोगों का चयन एक लॉटरी के जरिए किया जाता है, जिसे खत्म करने का ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी निवास और अमेरिकी नागरिकता प्रदान करता है। वर्तमान कोटा की वजह से हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। आतंकवाद के मसले पर अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख लगातार जारी है। अमेरिका ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के 6 आतंकियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों के पनाहगाह खत्म करने और उनकी फंडिंग रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का दबाव बनाया है। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों के खिलाफ कई हमले किए हैं। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई घातक हमलों का भी जिम्मेदार है, जिसमें काबुल में 2008 में भारतीय मिशन पर हुआ हमला शामिल है। इस हमले में 58 लोग मारे गए थे। अमेरिका की ताज़ा कार्रवाई में तालिबान के 4 नेताओं अब्दुल समद सानी, अब्दुल बसीर, हाफिज मोहम्मद पोपलजई और मौलवी इनायतुल्लाह के साथ ही हक्कानी नेटवर्क के 2 नेताओं फाकिर मोहम्मद और गुला खान हामिदी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने इन सभी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। और अब बात क्रिकेट की। टीम इंडिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 131 रन से हराया। पूरे मैच में भारतीय टीम हावी रही। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए। शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 50 और कप्तान पृथ्वी शॉ ने 40 रन की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 134 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से कमलेश नगरकोटी ने महज 18 रन देकर 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा और शिवम मवी ने 2-2 विकेट चटकाए। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला 30 जनवरी को खेला जाएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार हंगरी की टिमिया बाबोस ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने स्पेन की मारिया जोस, मार्टिनी सांचेज और ब्राजील की मार्सेलो डेमोलिनर को 7-5, 5-7 और 10-6 से मात दी। मुकाबला 1 घंटे 25 मिनट तक चला। फाइनल में बोपन्ना बाबोस की जोड़ी का कनाडा की ग्रैबियले
और क्रोएशिया के मेट पाविक से खिताबी मुकाबला होगा। इसके साथ ही बोपन्ना अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब से महज एक कदम दूर हैं। बोपन्ना ने पिछले साल ही कनाडा की ग्रेबियले डाब्रोस्की के साथ फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीता था। फिलहाल इसी के साथ खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।